नमस्कार दोस्तों, साहित्य की ओर में आज की कहानी है ममता कालिया जी द्वारा लिखी गई कहानी लड़कियां। दुनिया जहान की बातें। एक दूसरे से अलग मन न लेक्चर में लगता न लाइब्रेरी में। पढ़ाई का वक्त तब शुरू होता जब घर में सब सो चुके होते। बकायदा चाय बनाकर थर्मस में रख ली जाती और एक एक कर पुस्तकों का प्रतिद्वंदियों की तरह सफाया किया जाता। सोने से पहले सुधा झांक कर देखती। अगर आशा के कमरे की बत्ती बंद होती तो वह भी बत्ती गुल कर सो जाती, वरना तब तक पढ़ती जब तक साथ वाले मकान में आशा के कमरे की बत्ती बंद न होती। एक बार इसी चक्कर में सुधा सारी रात पढ़ती रही। सुबह उनिंदी आंखों से कॉलेज आई और आशा पर बरस पड़ी। तेरी वजह से मुझे रात भर पढ़ना पड़ा। तूने बत्ती बंद क्यों नहीं की? अरे पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई थी। मैं तो सवेरे उठी हूँ, बत्ती बंद करने का होश किसे था। शाम को दोनों घूमने निकलती, टहलती टहलती खूब दूर निकल जाती। आपस की दोस्ती इतनी घनी कि किसी तीसरे का साथ बर्दाश्त ना होता, अपने भाई बहनों का भी नहीं। साथ साथ गप करते, साहित्य पढ़ते, कविता लिखते, ड्रामे में भाग लेते, डिबेट में बोलते, वे अभिन्न होती गई थीं। कॉलेज के प्रोफेसरों की सराहना व छात्र छात्राओं की ईर्ष्या ने उन्हें एक दल का सा संगठन दे डाला। जब प्रोफेसर कहते इन दो के आगे लड़के भी भागे, तो आशा सुधा गर्व से फूल जाती। परोक्ष रूप से आत्मनिर्भरता सीखने का लड़कियों का यह पहला पाठ था। इतने वर्ष में लगातार प्रथम श्रेणी लाते लाते उन्हें वह अच्छी तरह समझ में आ गया था कि लड़कियों को यूं ही दुर्बल, नाजुक और सामान्य कहा जाता है। जब वे लड़कों को इम्तिहान में पछाड़ सकती हैं, डिबेट में पछाड़ सकती हैं, ड्रामे में पछाड़ सकती हैं, तो क्या जिंदगी के मंच पर नहीं पछाड़ सकती? स्पर्धा एक नशे की तरह उन दोनों पर हावी थी। जब वे दोनों साथ होती, कॉलेज के लड़कों की प्रायः हिम्मत न होती कि उन पर आवाज़ कसें या ठिठोली करें। नहीं तो यह आम बात थी कि छुट्टी की घंटी पर जब लड़कियां घर जाने को फाटक से बाहर निकलती तो आशिक लड़कों का एक बड़ा झुंड दूर तक उनका पीछा करता। लड़कियां पसीना पसीना होती, बस्ती बचाती किसी तरह घर तक पहुंचती। यह आग का दरिया रोज पार करना पड़ता। पार करते करते कई लड़कियों को आग अच्छी लगने लगती और वे आंख लड़ाकर बदनाम हो जाती। विजयी लड़कों का परिश्रम सार्थक हो जाता और कलेजा दूना। फिलहाल आशा सुधा ने तय किया कि एमए के बाद न तो उन्हें शादी करनी है, न घर बैठना है। वे आईएएस की तैयारी करेंगी और साथ ही रिसर्च। उनकी महत्वाकांक्षाओं सपनों का रूप लिए जा रही थी। उनके बेहतरीन क्षण वही होते जब वे इन सपनों में मशगूल होती। इन सपनों का अन्वेषण स्वयं उन्होंने किया था, अपनी शिक्षा के बूते। अतः इन पर उन्हें बहुत नाज था। इन सपनों में घर परिवार का कोई योगदान नहीं था। घर परिवार की तरह नागवार था। वहाँ सुरक्षा के सिवा और कोई सुकून नहीं था। आशा के माता पिता जब उसकी सरगर्मियाँ देखते तो यही सोचकर तसल्ली कर लेते, अच्छा है जवान लड़की पढ़ाई लिखाई में लगी है, नहीं तो ठाली बैठी लड़की शैतान की खाला। जब आशा कहती कि उसे पढ़ लिख कर यह करना है और वह करना है, पिता बड़े धैर्य से सुन लेते और उसकी माँ से कहते, सभी लड़कियां शादी के पहले बड़ी ऊंची हाँकती हैं, सुधा भी तो ऐसे ही बेपर की उड़ाती है। शादी होते ही सब ठिकाने बैठ जाती हैं। हर बार की तरह इस बार भी कॉलेज में सत्र समाप्त था, लेकिन परीक्षा की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। इसका मतलब था गर्मी भर पढ़ो और शहर में सड़ो। इम्तहान किसी भी वक्त हो सकते थे। आशा सुधा ने अपनी छुट्टियों का टाइम टेबल कुछ ऐसा बनाया कि वे दोपहर में 2 घंटे पढ़ें, तब पढ़ें जब घर के सभी लोग ऊँघते पड़े हों, और 3 घंटे रात को। रात की पढ़ाई के नियम पर कड़ाई से पालन होना आजकल मुश्किल था, क्योंकि अक्सर जैसे हुए पढ़ने बैठती बिजली गोल। कई कई घंटे बिजली आने का नाम न लेती। इसलिए दोपहर को पढ़ाई करना निहायत ज़रूरी था। इसी पढ़ाई के कारण शाम को घूमने जाने की मोहलत मिल जाती। उस दिन बातें करते करते वे न जाने कितनी दूर निकल गईं।
मम्फोर्टगंज से चलते चलते कैंटोनमेंट क्षेत्र आ जाता था। वहाँ सड़कें इतनी साफ थीं कि चलने का मज़ा ही कुछ और था। न धोती की पटली उठाने का झंझट, न दुपट्टा घिसट कर गंदा हो जाने का डर। आशा सुधा को भय तो वैसे भी कभी न था, फिर जब साथ हों तो बिल्कुल ही नहीं। जाते हुए एक रिक्शे वाले को देखकर आशा ने कहा, यह देख सुधी, यह मूर्खा कितनी भारी साड़ी पहने, तीखा मेकअप किए चली आ रही है। सच, मोटी औरतें इसलिए और भी ज़्यादा मोटी लगती हैं क्योंकि उनमें विवेक नहीं होता। अब इसे इतने मोटे प्रिंट की ऑर्गेंजा पहनने की क्या सूझी, और गहने भी कितने। लगता है यह अखबार नहीं पढ़ती। ऐसी औरतों को देखकर तो मेरी भी इच्छा चेन स्नैचिंग की होती है। सब नकली होगा। नहीं यार, सब असली है। असली की चमक ही कुछ और होती है। आज यह सकुशल घर नहीं पहुंच सकती। इसके पति को चाहिए इसके साथ साथ दुनाली बंदूक और कारतूस से लैस सिपाही भी भेजे। सुधा हंस पड़ी। अब से शादी में लड़के वाले न सिर्फ स्कूटर और टीवी, वरन बंदूक और दरवान की भी मांग करेंगे। और मिट्टी का तेल? वह क्यों? बहू को जलाने के लिए। तुम्हारी तरफ तो सुनते हैं रोज एक दुष्कांड होता है। संभल कर रहना। शादी के बाद सबसे पहले घर से स्टोव और मिट्टी का तेल निकाल बाहर करना। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी तरफ यह सब नहीं होता। होता क्यों नहीं, पर इस प्रकार नहीं जैसे तुम्हारी तरफ। तुम्हारे पंजाब में तो बहुओं को एक ही बार जलाकर खाक कर डालते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की बनिया बिरादरी में तो बहुओं को बकायदा धीरे धीरे तिल तिल कर जलाया जाता है। सारी उम्र सुलगो, न बुझो न भभको। कैंटोनमेंट क्षेत्र भी पीछे छूट गया। आगे इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसके आगे शिवकुटी। आशा बोली, लो इतनी दूर निकल आए, अब वापस भी लौटना है कि नहीं? अब तो शंकर घाट पर 2 घड़ी बैठ कर मुड़ेंगे। झुटपुटा होने लगा था। सड़क पर बत्ती का अभाव था। पास ही गंगा का पुल धड़धड़ा रहा था। 7:35 की गाड़ी गुजर रही थी। कहीं पीपल कहीं बरगद के पेड़ पर पंछियों की इस कदर चहचहाहट थी जैसे उनकी क्लास टीचर आज न आई हो और शोर मचाने की पूरी आज़ादी हो। नारायण आश्रम में आरती का घंटा टनटनाया और पेड़ों पर से झुंड के झुंड पंछी उड़े। उनके घर की छुट्टी हो गई थी। शंकर घाट को जाने वाली कच्ची सड़क सुनसान थी। आशा आगे नहीं जाना चाहती थी। एक तो उसे थकान आ रही थी, दूसरे माँ की चिंता के बारे में चिंता हो रही थी। चिंता होते ही माँ रोने लगती थी और फिर रात रात रोती रहती। तब सारा काम आशा को करना पड़ता, साथ ही माँ को बच्चों की तरह समझाना पड़ता। लेकिन सुधा ने ठान लिया था कि घाट तक जरूर जाएंगे। दरअसल कई बार गंगा का पानी अविस्मरणीय दृश्य बिंब छोड़ जाता था। घाट पर पीपल का एक पुराना पेड़ था जिसकी जड़ें पानी में डूबी थीं और टहनियाँ घाट पर शामियाना सा छा देती थी। कई बार जब पानी घाट की पक्की मुंडेर से टकराता तो पानी के छींटे न केवल पत्तों को वरन आसपास खड़े लोगों को भी भिगो देते। जगह जगह लताओं के झुरमुट थे, अनाम लताएं जो पेड़ों से लिपट लिपट अपने अबला होने का प्रमाण प्रतिदिन देती। कई लताएं और वृक्ष मिलजुल कर एक हरी गुफा का रूप लिए हुए थे। 2-4 उपेक्षित से मंदिर थे जिन्हें बनाने वाले भी उनके अस्तित्व से निरपेक्ष हो चुके थे। एक ओर पुल सुधार का काम करने वाले कर्मचारियों के तंबू लगे हुए थे और उनका लोहे का भारी सामान पड़ा था। अल्प वस्त्रों में लिपटी एक स्त्री कलसा भरकर अभी अभी गई थी। उस स्थल पर कुछ पल पानी पगलाया था, अब शांत था। सांझ की अंतिम आभा में दूर पानी का विस्तार ऐसे चमक रहा था मानो उस पर किसी ने पन्नी चिपका दी हो। पास का जल अंधियारा था, रहस्य से भरा। यहाँ बैठ, तुझे कविता लिखनी है तो लिख, मैं तो चली। आशा ने सुधा को झकझोरा। रुक तो, देर तो हो ही गई है। माँ 5 मिनट नहीं तो 10 मिनट डांट लेंगी, यही ना? पर यह नज़ारा फिर नहीं मिलेगा। कहाँ घर में हर घड़ी की चकचक और कहाँ यह तापस वाला गंगा।
आशा ने मुंह बनाया। मुझे तो यह इस वक्त पृथला प्रौढ़ा नायिका सी लग रही है, दुष्टता, दुराव और दुराग्रह से भरी। तेरा मूड बिगड़ा हुआ है, तू जा। यहाँ तक घसीट लाई है, अब कह रही है जा। और तू यहाँ क्या धूनी रमाएगी? सन्नाटा और अंधेरा एक साजिश लग रहे थे। पत्तों का हरापन क्या ढका, उनका खड़खड़ाना भी रुक गया, मानो प्रकृति का यह जीरो आवर हो। आशा सुधा वहाँ से चलने ही वाली थीं कि दूर, बहुत दूर कुछ सुलगा। पहले लपट सी दिखी, फिर लाल और नारंगी अग्निपुंज। जगह बहुत दूर नहीं लग रही थी। सुधा चल पड़ी, बस उस आग के कगार से वापस घर, वहीं से घर की ओर जाने वाली पक्की सड़क पकड़ लेंगे। वहाँ तो शमशान पड़ता है, कोई चिता सुलग रही होगी, मैं नहीं जाती। चिता नहीं है, शमशान तो बीच अंधेरे तक खत्म हो जाता है। यह तो अंगीठी लग रही है। आशा बेमन से पीछे पीछे चलती। पेड़ पौधे उलांगते, मेढकों से बचते बचाते हुए काफ़ी दूर निकल आईं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ती, अंगारे कुछ और खिसक जाते। अब आशा को भी जिज्ञासा होने लगी थी। उसे यह भी तसल्ली थी कि बढ़ वे घर की दिशा में रहे हैं। साहित्यकार संसद की उपेक्षित इमारत को पार कर वे रसूलाबाद घाट तक आ गईं, लेकिन आग का मुकाम नहीं मिला। रेत में पंडों के तख्त निष्प्रयोजन से पड़े थे। सुबह के वक्त की सक्रियता का उन पर कोई चिन्ह बाकी न था। मल्लाहों के लड़के जाल घसीटकर घर की ओर जा रहे थे। चलते चलते वे एक बार फिर झाड़ झंखाड़ में पहुंच गईं। अंततः वह जगह आई जिसे झाड़ियों की बाढ़ से घेरा हुआ था। झाड़ियां काफ़ी घनी थीं और कांटेदार। लड़कियों ने बाड़े की दूसरी दिशा ढूंढनी चाही, पर सफल नहीं हुई। बाड़ पीछे तक जाते जाते एक मकान के पक्के अहाते से जुड़ गई थी। पानी के किनारे की तरफ एक जगह बाड़ कुछ कम घनी थी, उसी में से वे दोनों अंदर झांकने लगी। अंधेरे में चिंगारी की दमक के सिवा कुछ नजर न आया। दुपट्टा बचाती हुई पहले सुधा अंदर दाखिल हुई, फिर आशा। अहाते को देखकर बस्ती का एहसास हुआ, लेकिन सन्नाटे को देखकर हट गया। चलते चलते वे कई बार लड़खड़ाईं। पगडंडी तक पहुंचना काफ़ी कष्टकर रहा। घुमावदार पगडंडी पर चलते हुए उस लंबे चौड़े बाड़े का समूचा चक्कर ही लग गया। एक जगह जंग लगा लोहे का टूटा त्रिशूल रास्ते में बीचों बीच गड़ा था, जिसे कुछ इस तरह से मोड़ दिया गया था कि अनजाने में उधर से गुजरने वाले के सीधे सिर पर वार करे। जहां पगडंडी खत्म हुई, एक बड़ा सा फाटक आया। फाटक लोहे के तारों से जकड़ा हुआ था। अब कौतूहल की जगह आतंक ने ले ली थी। आशा सुधा लौटना चाहती थी, पर अंधेरे में कुछ सूझ नहीं रहा था। किसी तरह हिम्मत करके वे फाटक फलांग गईं। तभी अंगारों की चमक चलने फिरने लगी। उनकी भयतीत दृष्टि में केवल इतना समाया, जमीन पर दहकते अंगारों का एक ढेर, उसके करीब रखा नरमुंड, कुछ लकड़ियां और मिट्टी का एक पात्र। तभी भयानक मुखाकृति वाला एक साधु न जाने कहाँ से प्रकट हुआ। उसके एक हाथ में चिलम, दूसरे में तमंचा था। नितांत निर्वस्त्र, तांत्रिक सा लगने वाला वह साधु चरम चिड़चिड़ाहट से उन्हें घूर रहा था, मानो दृष्टि ही दृष्टि में उन्हें भस्म कर डालेगा। क्रुद्ध कड़कती हुई आवाज में वह गरजा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई? आतंक से लड़कियों की जुबान जड़ हो गई। क्रोध से कांपता हुआ साधु उनकी ओर बढ़ा। लड़कियों ने उसकी लाल लाल आंखें देखीं और देखी उसकी निर्वस्त्रता। उसके बदन पर लंगोट तक नहीं था। आतंक से चीख कर वे भागी। लंबा तड़ंगा दाढ़ी वाला साधु दांत किटकिटाते हुए उनके पीछे भागा। ठहर जाओ दुष्टाओं, मैं अभी तुम्हें दंडित करता हूँ। गोपाल स्वामी, ये कन्याएं अंदर कैसे आईं? फिर पीछे भागना छोड़ वह जोरों से चिल्लाया, प्राणों की चिंता है तो भाग जाओ दुष्टाओं, खबरदार कभी इस क्षेत्र में फिर प्रवेश किया। गिरती पड़ती आशा सुधा भागती गईं। उन्हें पूरा होश भी नहीं उन्होंने कैसे बंद फाटक फलांगा, कांटों वाली झाड़ियां पार की,
हड्डियों की ढेरियों से टकराती लड़खड़ाती कैसे मुख्य सड़क तक पहुंची। दोनों को एक दूसरे के कलेजे की धड़धड़ाहट तक साफ सुनाई दे रही थी। पसीने से सराबोर चेहरा, बाहें खरोंचों से भरी थी। आशा का दुपट्टा कांटों में उलझकर तार तार हो गया था। सुधा के गले में दुपट्टा ही न था, बदहवासी में कहीं खिसक गया। कूदने फांदने में सलवार की सीवन भी जगह बेजगह से उधड़ गई। झाड़ झंखाड़ की तरह ही बिखरे बाल, कुचले हाल। लगभग भागते भागते उन्होंने घर की राह पकड़ी। कटरा बाजार इस वक्त भी रोशन था। लोगों ने कौतुक से उनके परेशान चेहरे देखे, लेकिन लड़कियों को दाएं बाएं का इल्म न था। वे एक सांस में घर की गली तक पहुंच गईं। कुंडी खटखटाने से पहले उन्होंने हाँफते हुए संयत होने की नाकामयाब कोशिश की। दरवाज़ा तुरंत खुल गया। 7 बजे शाम तक तो आशा सुधा के घर वालों ने लड़कियों की खास चिंता नहीं की। 6 बजे तक पढ़ाई करने के बाद तो वे निकली थी। रोज ही घंटे भर में लौट आती थी, लेकिन 8 बजने को हुए तो आशा के छोटे भाई को सुधा के घर भेजा गया। पता चला दोनों ही नहीं लौटी हैं। कुछ देर और इंतजार किया, जिसके अंतर्गत दोनों घरों की माताओं ने लड़कियों की निर्द्वंदिता पर खिन्न होकर एक दूसरे पर दोषारोपण किया। आकाशवाणी से समाचार खत्म होते होते चिंता खीज में बदल गई। माना कि बड़ी हैं, पढ़ी लिखी हैं, पर है तो लड़कियां। ऐसा भी क्या घूमना, न दिन देखती है न रात, बस मुंह उठाया और चल दी। आशा के माता पिता वैसे भी चाहते थे कि आशा अब संभल कर बाहर निकला करे। उसके रिश्ते की बात चल रही थी। एक बार दोनों परिवारों में प्रारंभिक मुलाकात हो चुकी थी। प्रस्तावित लड़का दिल्ली में अच्छे ओहदे पर काम करता था और उसकी फोटो देखकर आशा ने वैसे मुंह नहीं बिचकाया था जैसे कि वह प्रायः लड़कों के जिक्र पर बिचकाया करती थी। आजकल लेन देन तय हो रहा था। इस पृष्ठभूमि में आशा के माता पिता का दृष्टिकोण सुधा के माता पिता के प्रति आलोचनात्मक था कि वे सुधा को एकदम आज़ाद किए हुए हैं। न शादी की चिंता, न सगाई की फिक्र। उनके हाय तौबा मचाने पर सुधा का भाई साइकिल पर विश्वविद्यालय लाइब्रेरी की ओर चला गया कि शायद वे वहाँ मिले। फटे हाल, बिखरे बाल और पसीने से नहाए चेहरे लिए जब लड़कियाँ आशा के घर में दाखिल हुई तो उन्हें देखकर सबसे पहले आशा की माँ ने चीख मारी। हाय हाय, यह तुझे क्या हो गया? माँ की चीख के साथ साथ सारा परिवार इकट्ठा हो गया। ऊपरी मंजिल के किराएदार भी छज्जे से झांकने के बाद इधर उधर दुबक कर दिलचस्पी लेने लगे। सुधा ने हाँफते हुए कहा, कुछ नहीं चाची जी, हम जरा ज़्यादा दूर निकल गई थी बातों बातों में। अपने घर परिवार की गंध पाकर घबराई हुई आशा की रुलाई फूट पड़ी। यह क्या हालत बनाई है? दुपट्टे की दशा देखो, इतनी बड़ी हो गई हो, कपड़े संभालने तक का शऊर नहीं। अम्मा, उस आदमी को देखते ही हम इस कदर डर कर भागी कि अपनी सुध बुध ही भूल गईं। कौन आदमी? इस बार आशा के पिता गरजे। बता कौन आदमी, बता कहाँ से आ रही है। फिर स्वयं ही लज्जित होकर पिता परे हो गए, लेकिन जल्दी ही वे दूने क्रोध में वापस आए और प्रचंड स्वर में चीखे, मानो दूसरे कमरे में अभी अभी उन्होंने अपने गले में बैटरी का नया सेल डाला हो। बता कहाँ गई थी? तुझे कितनी बार मना किया है, जान अनजान जगहों में न जाया कर। उन लोगों को पता चलेगा तो वे क्या सोचेंगे। रख दी ना इज्जत धूल में मिलाकर। सुधा डर, आतंक और आक्रोश से कांपने लगी। चाचा जी, आपकी इज्जत कोई धूल में नहीं मिली है। हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। तुम चुप रहो, तुम ही ने इसे चौपट किया है। आशा की माँ गरजी। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। पर अम्मा, कुछ हुआ भी तो हो, तुम क्यों हाय तौबा मचा रही हो? आशा ने रुआंसी होकर कहा। अब और क्या होने को बाकी बचा है? हमारा मुंह काला करा दिया, अपना मुंह काला करा लिया। जन्मी थी औलाद। यहाँ की लानत मलानत से बौखलाकर सुधा अपने घर चल दी। उसके घर पर सभी मुंह बनाए बैठे थे। इसी सुधा की खातिर उन्हें आज शाम आशा की माँ से बहुत कुछ सुनना पड़ा था। सुधा की माँ एकदम बिफरी हुई थी। आ गई बाप की लाडली, बहुत जानो जो घर आने की सुध आई। अम्मा, तुम किसी की परेशानी समझने की कोशिश किया करो।
क्या परेशानी, जरा मैं भी तो सुनूं, भैया चीखा। कहाँ गई थी तुम लोग? मैं लाइब्रेरी तक होकर आया, सारा बाजार छान मारा। यह घर से बाहर रहने का टाइम है। सारे कपड़ों का सत्यानाश कर मारा। दुपट्टा कहाँ फेंक आई? तुझे हुआ क्या है? कुछ नहीं अम्मा, हम जरा कांटों में गिर पड़ी थी। गिरने से तो कपड़े ऐसे नहीं फटते, माँ ने मुंह बनाया। सुधा की सहनशक्ति समाप्त हो गई। वह किचकिचा पड़ी। तो कैसे फटते हैं, मैं भी तो सुनूं, बताओ कैसे फटते हैं। निर्लज्ज कहीं की बेहया। माँ सिर पर हाथ मार मार कर रोने लगी। यह लड़की मेरी जान लेकर जाएगी। इससे तो पैदा होते ही मर जाती। आज यह थुक्का फजीहत तो ना होती। बाप पीले मुंह से कभी अपनी बेटी को देख रहा था, कभी बीवी को। उसकी संज्ञा पूरी तरह उसके वश में न थी। बहुत नाज था उन्हें अपनी इस बिटिया पर। हमेशा बेटा माना था। आज उन्हें लग रहा था वे लूट गए हैं। सुधा ने सारी घटना बताने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ उसके सामने 3 बहरे बैठे हैं। वे ठूंठ बने उसे घूर रहे थे। रात भर आशा और सुधा अपमान से छटपटाती रहीं। दोनों को सख्त ताकीद कर दी गई कि एक दूसरे से बात की तो अच्छा न होगा। सुधा के बाप ने हारे हुए सिपाही की तरह कंधे झुकाकर सुधा से अस्फुट स्वर में कहा, जो हो गया सो हो गया। अब तुम एमए छोड़कर एलटी कर लो, कहीं टीचर ही बन जाओगी। मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है बाबूजी, आप समझते क्यों नहीं? न मैं एमए छोड़ूंगी न एलटी करूंगी। इसे किसी ने चुड़ैल चढ़ा दी है, भैया ने कहा और अपने बिस्तर पर चले गए। उस रात घर में किसी ने खाना नहीं खाया। माँ घुटनों में सिर दिए सारी रात रोती अपनी कोख को कोसती रही। सुबह पिता ने ऐलान कर दिया कि आज से सुधा का कॉलेज जाना बंद। हिमाकत से भरी सुधा जबरदस्ती तैयार होकर कॉलेज के लिए निकली। क्लास में उसने देखा आशा पहले से पहुंची हुई है और पिछली बेंच पर बैठी है। उसकी आंखें बेहद सूजी हुई थीं। बिना कुछ कहे सुधा उसके पास बैठ गई। सुधा ने लेक्चर में मन लगाने का प्रयत्न किया, पर उसने पाया क्लास में कोई शरारत चल रही है। उसने आसपास देखा, बगल में बैठे एक लड़के ने उसे बड़ी दिलेरी से आंख मारी। अकचकाकर सुधा ने नजर हटा ली। दोनों लड़कियों ने पाया कई लड़के उनकी ओर भद्दे इशारे कर रहे थे। आशा ने सहायता के लिए प्रोफेसर की ओर देखा। उसे लगा सहायता करने की बजाय प्रोफेसर उन दोनों को बड़े रसिक अंदाज से देख रहा है। आंधी में किवाड़ भड़बड़ाते हैं, कुछ ऐसे सुधा का मन भड़बड़ाया। वह लपक कर उठी और पास में बैठे एक सक्रिय लड़के को उसने तड़ातड़ तमाचे जमा दिए। गुलक पाड़ा मच गया। लड़के लड़कों की मदद को भागे और लड़कियां बाहर। सुधा की मदद करते हुए आशा ने देखा कि प्रोफेसर अपना रजिस्टर संभाल बिल्ले की तरह दबे पांव क्लास से जा रहा था। लड़कियों की अतिरिक्त उत्तेजना, आक्रोश और आक्रामकता देख लड़के सकपका गए। वे खिसक लिए। लड़कियों के चेहरे तमतमा रहे थे। वे अभी भी हाँफ रही थीं। तो ये आप सुन रहे थे ममता कालिया जी द्वारा लिखी गई कहानी लड़कियां, रेनू की आवाज़ में। ऐसी ही अनोखी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।